Hello, Namaskar, and a very good evening to all the viewers watching our sessions out there. This is Simran Singh, and you are watching this particular session on PM eVidya channel number 6 to 12. We have so many different mediums through which you all can connect with us, and one of them is our YouTube channel, as you all are well aware of. It is NCERT official. So it's around 4 p.m. on your watch, and regularly from Monday to Fridays at this particular timing, that is from 4 p.m. till 5 p.m. we come up with our special webinar sessions. So once again, I welcome all our viewers in this webinar session where we are going to discuss the journey of National ICT Awardee. तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और जब से तकनीक को हमने शिक्षा में शामिल करने की कोशिश की है, हमारे क्लासरूम्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं. तो चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि नेशनल आईसीटी अवॉर्डीज़ कौन हैं. दे आर रिसोर्स पर्सन्स ऑफ द नेशन who have contributed in the entire process of teaching and learning with the help of new interventions in the field of ICT. And we come up with certain special sessions showcasing their journey so that we can inspire all our viewers, all our learners with the journey of the recipient of National ICT Award. Now the awaited moment is, who is the National ICT Awardee who has joined with us in today's session. तो चलिए मैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर फिरोज खान सर. नमस्कार सर, गुड इवनिंग. बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका इस सत्र में. सर इज करंटली सर्विंग एट प्राइमरी स्कूल चिड़ावक गुलाउथी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश. And throughout this live interactive session, if you have any of the queries, then feel free to write down to us in the comment section of NCERT official. Besides, here is a contact number that is flashing on your screens. So feel free to give us a call at 8800440559, and a specific help desk mail ID is again right there. It is training.helpdesk@ciet.nic.in. So let's begin our conversation regarding the journey of National ICT Awardee. Today we have with us Firoz Khan sir, and sir will be apprising us more about his journey. तो सर हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके इस खूबसूरत सफ़र की झलकियाँ देखने के लिए. तो चलिए आगाज करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. सबसे पहले मैं सभी अपने देशवासियों का स्वागत करना चाहूँगा कि वो आज मुझे एक मौका दे रहे हैं एनसीईआरटी के मंच से मेरी बात सुनने का. और धन्यवाद एनसीईआरटी एनसीईआरटी कि मुझे आपने एक बहुत बड़ा मौका दिया है अपनी बात रखने का और अपनी जर्नी के बारे में बताने का. सच में ये सफ़र मेरा इतना आसान नहीं था और उसी सफ़र के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा. मेरी शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं ग्रेजुएशन में बायोलॉजी का एक स्टूडेंट था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर एक जर्नलिस्ट बनूं. इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन, टीवी एंड रेडियो जर्नलिज्म से किया. ये मास कम्युनिकेशन मेरा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हुआ था और उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला था दिल्ली दूरदर्शन में काम करने के लिए. डीडी न्यूज़ में मैंने काफ़ी प्रोडक्शन वर्क किया और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस लिए. लेकिन ऑन ऑफ सडन मेरे को साथ एक ट्रेजेडी हुई है जिसमें मेरे पिताजी एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए और घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई. ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं टीवी चैनल की दुनिया से निकलकर एक छोटे से गांव में पढ़ाने गया जहां बहुत बड़े चैलेंजेस मेरे सामने थे. इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि वो एक रूढ़िवादी समाज का मुझे गांव मिला जहां बेटियों को 5th क्लास करने के बाद अक्सर घर पर रोक लिया करते थे, उन्हें पढ़ाने नहीं दिया करते थे और वहाँ पर ना विद्युत व्यवस्था सही थी और बहुत जर्जर हालत में उस समय भवन मिला था. ये तस्वीर भी काफ़ी बाद की मुझे मिल पाई है. और इस तरीके से मैं वहाँ पर जब गया तो सबसे पहले जो मेरे दिल्ली दूरदर्शन के एक्सपीरियंस थे मैंने उसको वहाँ पर शेयर किया. मैंने एक दिन एक छोटा सा प्रोजेक्ट रखा और उसमें जो हम दिल्ली दूरदर्शन पे एक छोटी सी कविता देखते थे जिसके बोल थे सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक. उससे मैंने इसका एक उद्घाटन किया, एक शुरुआत किया. बहुत ही बुजुर्ग मेरे पास मेरे प्रिंसिपल थे. तो वहां पर जो बच्चे थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है. वो सोच रहे थे कि टीवी है. आप मेरे जस्ट पीछे एक छोटी सी लाइट ब्लू कलर की देख रहे होंगे. इट मीन्स वहां इन्वर्टर भी मुझे अपने पास से लेके जाना पड़ रहा था. यहाँ पर जो बच्चे थे ना उनका ड्रेस कोड सेट हो पा रहा था, ना उनकी बैठने की व्यवस्था थी, ना फर्नीचर था और ना ही वो समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है. हालांकि इन सब के बावजूद जब मैंने इसकी शुरुआत की थी
तो उस समय मेरे पास खुद के मुझे कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ा। और वहां पर सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि 2003 तक भी स्कूलों में कंप्यूटर तो पहुंच चुके थे, लेकिन लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि कंप्यूटर एजुकेशन और कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन में फर्क क्या है, आईसीटी क्या है। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन ये प्रोसेस एक आईसीटी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मुझे बच्चों को सही से ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें पढ़ाऊं कैसे। लेकिन क्योंकि एक पत्रकारिता से निकल के आया था, मैं जानता था कि एक फोटो 10,000 शब्दों के बराबर होता है, तो एक वीडियो कितने हजार शब्दों का ज्ञान उन बच्चों तक पहुंचाएगी। इसी तरीके से मैंने जो है ई कंटेंट बनाने की कोशिश की। शुरुआत में ये विचार मेरे यही से ही आया था। सबसे पहले जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो कंप्यूटर के ऊपर ही एक पीपीटी डिजाइन करने की कोशिश की कि बच्चों के जो क्लास 5 था उसमें कंटेंट था कंप्यूटर के बारे में, पर स्कूल में कंप्यूटर तो था ही नहीं, तो मैं लेके कहाँ से आता। मैंने क्या किया कि कंप्यूटर ही मैंने उन बच्चों को डिजाइन करा, दिखाया। और इसके बाद जब बच्चों को धीरे धीरे उसमें रुचि आने लगी, उनको समझ में ये सब कुछ आने लगा, तो ये मेरे प्रोजेक्ट जो आप ये देख रहे होंगे, तो शुरुआत में एमएस ऑफिस 2003 हमारे पास था, और उसमें हमें छोटे छोटे इसमें साउंड वगैरह एनिमेशन इफेक्ट डालने, इसके मैं प्रयोग करने लगा। क्योंकि डीडी न्यूज में तो हम वीडियो बनाते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग मुझे करना पड़ रहा था। ये पहली जो मैंने पीपीटी एमएस वर्ड के बाद बनाई थी, तो सेकंड पीपीटी जो मेरी बनी वो मेरी यूनिवर्स पे थी। यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि जो पीपीटी है उसके अंदर हम पीछे से एक साउंड भी दे सकते हैं। उस समय ये पता नहीं था कि इसमें वॉइस भी डाली जा सकती है। बिकॉज मैं बायोलॉजी से निकल कर डीडी न्यूज में गया था, वहां हमने जो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह उस पर ज्यादा फोकस किया था, तो टेक्निकल में हम इतने एक्सपर्ट नहीं थे। इसके बाद कुछ समय बाद हमारा जो डिपार्टमेंट है वहां पर एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहां पर हमारी ट्रेनिंग कराई जा रही थी। तो उस समय मेरी पीटीसी भी नहीं हुई, तो मैं बीटीसी कराने के लिए उस ट्रेनिंग में शामिल हुआ। वहां पर हमें ये अच्छी तरीके से बताया गया कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे बनाना चाहिए, उसका तरीका क्या है, उसके फ्यूचर में क्या बेनिफिट है। तो ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, समझ में आया। वहाँ पर मैंने जो हिंदी की टाइपिंग वगैरह है इसको सीखा, और वहाँ पर मुझे और भी बहुत कुछ जानकारी मिली, सीखने के लिए मिली। इसके बाद मैंने जो और अपने कंटेंट बनाए वो थोड़े वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नजर दें। गंगा की इस पावन जलधारा में संसार से मुक्ति का साधन है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा इस जन्म के पाप काटकर जीवन को मोक्ष देती है। मगर सबके पाप काटने वाली गंगा को हम क्या देते हैं? गंदे नाले, तो इस तरह से आपने देखा कि ये मैंने कंटेंट बनाए थे, लेकिन उसके लिए मेरे पास संसाधन नहीं थे।
और जहाँ हमारा गांव था तो वो चोरी का बहुत ज्यादा डर रहता था, कोई सुरक्षा वहां पर नहीं थी। फिर मैंने घर पर ही अपनी एक छोटी सी वहां पर एक लैब का निर्माण किया। उस लैब में हमारे पास ये सारे कंप्यूटर्स जो मेरे पास नए नहीं थे, कुछ सेकंड हैंड लिए, कुछ ओल्ड मॉडल लिए, कुछ लैपटॉप्स हमने अरेंज किए, और कुछ बच्चों की हमने हेल्प लेके उनको घर पे जो फ्री टाइम होता था, संडे क्लास वगैरह हम लेते थे, तो उन बच्चों को हम अपने घर लेके आए। वहां उन बच्चों को हमने जो है कंप्यूटर का ज्ञान देना शुरू किया, क्योंकि स्कूल में भी ये आसान था, लेकिन उस समय स्कूल में ना तो विद्युत व्यवस्था मेरे पास थी, ना उस समय हमारे पास एक अच्छी लैब थी, ना बच्चों के बैठने के अच्छे संसाधन थे। बच्चे उस समय भी टाट पट्टी पर बैठा करते थे। ये उस दौर की बात है। जब हमें स्कूल में पढ़ाना होता था तो अब डेस्कटॉप में तो बहुत सारी समस्या होती थी। उस डेस्कटॉप की जगह अब लैपटॉप ने ले ली थी। जो कंटेंट होते थे वो हाथ में हम रखते थे और उसको बिल्कुल मूव करते हुए, जैसे आपने देखा होगा ना, टीचर एक हाथ पे किताब लेके घूम घूम के पढ़ाता है, तो हम अब लैपटॉप को अपने हाथ में लेके घूम घूम के पढ़ाते थे। उसी कंटेंट को हम बोर्ड पर भी सजाते थे, बनाते थे और समझाते थे। साथ के साथ हम उसी कंटेंट को अपने लैपटॉप पर भी बच्चों को दिखाया करते थे और बच्चों को इस तरीके से मजा आने लगा। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने कुछ कंटेंट बनाए हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग डिवाइस हमने इस्तेमाल किए हैं और बच्चे इसके साथ खेल का आनंद भी लेने लगे, वीडियो गेम का आनंद भी लेने लगे। आज के समय में तो हमारे स्कूल में एम्पलीफायर से लेके बहुत सारे साउंड सिस्टम और बहुत सारे संसाधन भी हैं, और आज हमारे स्कूल में जो प्रोजेक्टर वगैरह, इन सारे संसाधनों का भी प्रयोग होने लगा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे टैब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो छोटी क्लास के टच स्क्रीन में भी हम कर सकते हैं। पूरे स्कूल को हमने वाईफाई से कर रखा है, एक मोबाइल से पूरे स्कूल को कंट्रोल किया जा सकता है। हर क्लास में साउंड सिस्टम लगे हुए हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, 1 क्लास 1 साउंड, यानी कि हर क्लास को अलग अलग ऑपरेट कर सकते थे हम। और इसके बाद और भी जो कंटेंट का सफर मेरा रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरीके से जो आम बच्चे थे वहां के, उन तक कंप्यूटर के द्वारा ज्ञान मिलने लगा। जो बच्चे स्कूल नहीं आया करते थे और मैं ज्यादातर रास्ते में सफर में वो मुझे मिलते थे, तो उनको मैं बैठ के किसी खेत के किनारे भी बैठ जाता था और उन्हें वहां समझाता था और पढ़ता था। तो बच्चों के दिल में ये रुचि जागने लगी कि हाँ, स्कूल में कुछ बदलाव हो रहा है, वहां कुछ अच्छा है। तो बच्चे नहीं जानते थे कि कंप्यूटर है या लैपटॉप है, वो तो सिर्फ उसे एंटरटेनमेंट की तरफ से देख रहे थे। उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए था, मुझे उन्हें एजुकेशन देनी थी, और मेरे पास एक आईसीटी बेहतर विकल्प था। इसी चीज की खबर जब मैं इसको मतलब पढ़ाया करता था, तो मेरा शुरुआत में मजाक बनाया गया। उस समय न्यूज़पेपर में भी नेगेटिव खबरें आई और उसमें लिखा था कि बच्चों को काखा गा आता नहीं और थमा दिया कंप्यूटर। तो उस समय मैं ये कहने में बिल्कुल असमर्थ था कि मैं कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दे रहा, मैं कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं, जो कि एक आधुनिक तरीका है। वहां पर गांव में कुछ अध्यापक ने या कुछ गांव वालों ने जो मेरा नाम था वो मजमे वाले मास्टर जी रख दिया। उनको लगता था कि जैसे जो मजमा करने आते हैं पुराने जमाने में, जो बंदर का तमाशा करने आते थे, इस तरीके से बच्चों की भीड़ लगा के उनको पढ़ाना। तो मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। उनके हिसाब से वो एक मजाक था, वो एक पढ़ाई का वो प्रॉपर तरीका नहीं था, क्योंकि ये कहानी लगभग 2008-9 के दशक की है और 8, 9, 10, 11 में आईसीटी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था कि लोग उसे समझ पाए। इसी बात की खबर जब एक पत्रकार को मिली तो उन्होंने एक क्रिस एडिशन न्यूज़पेपर था, जिसके फ्रंट पेज पर जो हाफ पेज था उसके बारे में मेरी एक अच्छी खासी एक स्टोरी लगाई, जिसमें मुझे एक पहचान मिली। यहाँ पर जो कुछ विकलांग बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे, उन बच्चों के लिए भी आप देख रहे हैं रिंग में जो एक लड़की है, गुड़िया, तो ये पढ़ने में बहुत झिझकती थी, इन्हें बहुत ज्यादा समस्याएं आती थी। तो आईसीटी के थ्रू इस बच्ची को मैंने 3rd क्लास से लेकर 12th तक पहुंचाया। और ये जो लड़की है, इसको बहुत ज्यादा समस्या थी। इसके अलावा और भी हमारे स्कूल में जो समस्या थी, तो उसके लिए हमने और भी आइडिया लगाया कि लिसनिंग कॉर्नर बना लिया जाए कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके हेडफोन लगाकर भी उन्हें स्टोरी सुनाई जा सकती है। और ये हमारे सूरज का पास का फोटो पहली बार देखा जिंदगी में। अगर इस तरह Myself is Sana. I read in class 4th. I learned about air, water, soil, plants and animals in science through ICT project. बहुत अच्छा लगता है। किताब से ज़्यादा लैपटॉप में पढ़ने में मज़ा आता है और जल्दी समझ में आ जाता है।
हमारे स्कूल में टैबलेट से पढ़ाया जाता है। हम कंप्यूटर में हमने सौर मंडल का चित्र देखा था। हमारे स्कूल में क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है। इन बच्चों की पूरी बाइट तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इन बच्चों की शुरू से लेकर अब तक के वो फीडबैक आपको देना चाहता हूँ कि बच्चों ने किस तरीके से रुचि ली। वहाँ के डीएम सर ने भी इन बच्चों को पुरस्कृत किया, और आप देख रहे हैं उनके रेड लाइन में जो मैंने लिख रखा है वो सीधा सीधा आईसीटी की ओर ही है, और उसमें रेड लाइन के अंदर एक ग्रीन लाइन भी मैंने दी है जिसमें साफ लिखा है कि हुमा ने आईसीटी पाठ्यक्रम में लैपटॉप के द्वारा हाइड्रोजन वायु से हल्की होती है नामक रासायनिक क्रिया का प्रस्तुतिकरण किया। यानी कि 2012 से पहले बच्चे इतने सक्षम हो चुके थे कि वो बिना झिझक हमारे जिला अधिकारी महोदय के सामने भी अपना प्रस्तुतिकरण कर सकते थे। इसी से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे सन 2011 में जो SCERT से सम्मानित किया गया। हालांकि वह सम्मान आज भी मिलते हैं, वो बहुत भी मिलते हैं, पर इस सम्मान में एक खास बात थी, ये पहला उत्तर प्रदेश का वो सम्मान था जो आईसीटी के लिए दिया गया था। और इस तरीके से आईसीटी में जो मेरा वर्क है वो बढ़ता चला गया। मैंने अलग अलग कंटेंट बनाए। उसी टाइम पर हमने एक वेबसाइट बनाई थी chemistry.com। वो यूं था कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, और जो मुझे प्राइमरी का था वो बहुत कम नजर आ रहा था, तो उसमें हमने जो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक पूरी किताब जनरेट कर दी जाए। तो हमने क्या किया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर थे उनकी स्लाइड बनाई। तो जब मैंने पूरी टोटल पीपीटी बनाई थी तो उनमें लगभग 1000 स्लाइड थी। तो उस समय मैंने हाइपर लिंक करना सीखा। तो मैंने इसी तरीके से इंडेक्स पेज बनाया। उस इंडेक्स पेज को मैंने पहले होम पेज उसे क्लिक करो तो इंडेक्स पेज, और इंडेक्स पेज को क्लिक करा तो अंदर से वो चैप्टर टॉपिक आराम से आप पढ़ सकते थे। लेकिन उसमें कुछ चैलेंज समस्या यह आ रही थी कि अगर हाइपर लिंक में जरा भी मैं प्लेस चेंज कर दिया करता था तो वो चलता ही नहीं था, क्योंकि उस समय जो हमारा MS ऑफिस था उसमें ये सब कुछ नहीं था कि आप कोई भी वीडियो इनबिल्ड कर दीजिए और या कोई भी पिक्चर्स या कोई भी स्लाइड को इधर उधर अटैच कर दीजिए और दूसरी जगह हम चलाए वो चल जाए। तो आज की डेट में हमारे बहुत डेवलप हो चुका है। MS ऑफिस 2019 तक पहुंच चुका है और 365 भी चलता है, तो अब तो बहुत हाई फाई है। लेकिन उस समय ये दिक्कत आ रही थी। तो ऐसी कंडीशन में जब मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मुझे वहाँ सपोर्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो मैं एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे वैभव श्रीवास्तव जी, जो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्किंग देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं बोला कि सर मैं कैसे करूँ? बोले इसका वेबसाइट बनाते हैं। बोला सर मेरे को HTML वगैरह नहीं आता है, मैं अपनी लाइफ का वो एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से क्या क्या चीज सीखता गया। तो वहां पर जब हमने एक वेबसाइट वगैरह बनाई और वो मेरे सारे कंटेंट उसमें हमने FLV फाइल में डाल दिए, तो उसमें एक दिन में 3-3 हजार लोगों ने उसको देखा है। जो मैंने आपको ये डॉटेड रेड कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद वहां पर मुझे एक कार्यशाला में प्रतिभाग करने का मौका मिला और यहां से एक अलग नया अध्याय शुरू होता है ICT। सवाल ये नहीं था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से गया, किसी की वजह से गया या विभाग ने मुझे भेजा। सवाल ये था कि 118 कंट्री से मिलने का मुझे मौका मिला और उस मौके में सबसे खास मुझे ये जानने को मिला कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। मैं सोचता था कि मेरा भारत पता नहीं आगे है या पीछे है। सच्चाई है कि हमारा भारत बहुत अच्छे स्तर पे है। जिस वक्त 2012 में ICT को बहुत कम लोग जाना करते थे, उस वक्त 7 समुद्र पार मुझे अपने देश का झंडा गाड़ने का मौका मिला। ICT के सिलसिले में 118 कंट्री से मिला। कुछ कंट्रीज हमसे आगे थी और अधिकतर हमसे पीछे थी। अध्ययन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारत वहां दमदार अपना प्रदर्शन करता रहा। हमारे कुछ साथियों की टीम थी, मैं प्राथमिक स्तर से था। वहां पर मुझे एक बात समझ में आई, उसकी मैं कुछ झलकें आपको दिखाना चाहता हूं। Hi, I'm Anthony Salcedo. Hi, and I'm Laura Ibsen, and we're here in the beautiful city of Prague for Microsoft's Partners in Learning Global Forum, with 650 of the most innovative teachers from 80 countries around the world. Well, first what we're doing is celebrating some amazing educators and school leaders from all over the world. They're going to share their innovations, what they're doing in their classrooms, hopefully learn from each other, and make connections that will help learning in their countries and throughout the world.
My name is Feroz Khan from India, Uttar Pradesh, and I'm so excited here because I came first time partners in learning global form. वहीं पर मेरी मुलाकात एक बहुत खास इंसान से हुई, हरे कृष्ण आर्या जी। इन्होंने वहां मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने आईसीटी के और भी पहलू मेरे सामने खोले और उन्होंने मुझे बताया कि जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो वही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, भारत के शिक्षा क्षेत्र में तुम्हारी और भी आवश्यकता है। तो वहां पर जिस समय मैंने ये वीडियो शूट करी थी तो मुझे पता नहीं था कि एक दिन मेरे काम भी आएगी, बिकॉज हम कुछ अपना रिकॉर्ड करना चाह रहे थे और मुझे कैमरा सेट करना था उस समय। और वहां पर जब मैं 118 कंट्री से मिल रहा था तो एक बात मेरे समझ में आ गई थी कि कुछ कंट्री हो सकता है कि विकास के क्षेत्र में हमसे कुछ साल आगे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश उनकी शिक्षा को 2-4 साल बाद इस्तेमाल करे। वो शिक्षा का स्तर हम आज भी आगे पहुंचा सकते हैं। जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, जो ब्रिटेन इस्तेमाल कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल कर रहा है, वो शिक्षा का तरीका हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर मुझे एक सरफेस नाम की डिवाइस लॉन्च हुई थी उस ईयर। तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट को एक इंडियन फेस की जरूरत थी, तो वहां मुझे एक मॉडलिंग का मौका मिला। तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि भारतीय चेहरा न्यूयॉर्क की सड़कों पर फ्लैक्सी बन के लगा हुआ था और वहां से मुझे ये सरफेस गिफ्ट किया गया जो मेरे बच्चों के बहुत ज्यादा काम आया। ये एक तरीके से देखो तो ये मुझे एक सामाजिक सहभागिता मिली और मैं पहला इंडियन था इस डिवाइस को इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि भारत में उस समय तक ये डिवाइस नहीं आई थी। फिर भारत में एक विज्ञापन में मुझे लिया गया। मैं इस विज्ञापन को पहले दिखाऊंगा और फिर इसकी दिलचस्प कहानी आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मैंने फिर भारत में आईसीटी को हाईलाइट किया। हमारे मास्टर जी कहते थे हमें एक ही चीज पढ़ा सकती है प्यारे लाल हमारे मास्टर जी का डंडा था। क्या करें, हम सवाल भी कुछ ऐसे करते थे, मास्टर जी ये दुनिया गोल कैसे है, रोटी की तरह या गेंद की तरह। अब ये सब वो कभी समझा नहीं पाए और हम कभी समझ नहीं पाए। अब मेरी क्लास को प्यारे लाल नहीं, मैं और माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। पिक्चर्स और वीडियोस की मदद से मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं समझते भी हैं। मैं हूं फिरोज खान, पेशे से टीचर और दिल से एक कोच। माइक्रोसॉफ्ट और मेरे बीच एक ये समझौता हुआ था, मुझे बच्चों की जो एक शिक्षा का स्तर है वो भारत को दिखाना था कि हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये जो विज्ञापन था ये IBN 7, CNN ऐसे बड़े बड़े चैनल पर दिन में 15-15, 20-20 बार आता था और लोग अक्सर मुझे फोन किया करते थे। और इस तरीके से मैंने जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का स्तर है वो भारत की नजरों में लाया। लेकिन उसी समय जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही एक कंट्री विनर का जो शील्ड थी वो मेरे डायरेक्टर सर डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी के हाथों से दी गई थी, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा है, अब मुझे ये बताओ कि आप डिपार्टमेंट के लिए क्या कर। वो एक सवाल जिसने मेरी लाइफ का सारा एकदम मूव कर दिया। उसके बाद ना मैंने किसी NGO के लिए काम किया, ना कभी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया, क्योंकि मैं जान चुका था कि मैं एक शिक्षक हूं और मेरा जो वास्तविक उद्देश्य है वो बच्चों को पढ़ाना है, अपने परिषद के लिए काम करना है, अपने स्कूल के लिए काम करना है। इसके बाद मैंने बहुत सारे संसाधन अपने विद्यालय के लिए जुटाए। ये सभी संसाधन मेरे नहीं हैं, कुछ संसाधन हमें दूसरों से मिले थे, कुछ NGO से मिले थे, कुछ खरीदे गए थे, कुछ विद्यालय ने प्रोवाइड कराए गए थे। हमारे पास आज की डेट में भी प्रोजेक्टर, माइक और क्या कहते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, एक लैब भी बन चुकी है, हाईटेक लैब है जिसमें स्मार्ट TV वगैरह लगा हुआ है, तो मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहूंगा। और हमारे पास एक बहुत अच्छा, आप एक साइड में बोर्ड देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड। दरअसल इस इलेक्ट्रिक बोर्ड का सीधा सीधा मैसेज ये था कि जिस तरह के आजकल एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ई-विद्या, और उसमें हमारा उद्देश्य है 1 क्लास 1 चैनल। तो हमने कुछ ऐसा ही आज से करीबन 4-5 साल पहले किया था, 1 क्लास 1 साउंड, यानी कि हर क्लास में एक स्पीकर, और उसका इसमें हमने स्विच दिया था कि हम जिस क्लास का चाहें बस वहां आवाज पहुंचे। जैसे हम बच्चों को काउंटिंग याद करा रहे हैं या बच्चों को टेबल लास्ट में याद कराते हैं,
और किसी क्लास में कोई टीचर अदर क्लास ले रहा है तो हमने उस क्लास का ऑफ कर दिया करते थे। इसमें हमने बहुत सारे, फिर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिली, जो हरिकृष्ण आर्य जी के थ्रू मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो हमने बहुत सारे फिर छोटी मोटी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। उससे पहले मैं नहीं पता था जो NROER क्या होता है। दीक्षा वगैरह तो हम बहुत बाद में आए थे, लेकिन ई पाठशाला, NROER, ये सब चीजें बहुत कुछ आ चुकी थी उस समय में। काफी सारी, फिर एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना आ गया, काफी सारी हम ऐप भी इस्तेमाल करने लगे थे। उसी समय मैंने कुछ कार्यशालाएं भी की थी। उन कार्यशालाओं में मुझे टैब वगैरह ये मिली जो बच्चों के काम आई। और कहीं से एक मुझे एक जो न्यूज़पेपर वगैरह और ये विज्ञापन वगैरह है, तो मुझे एक बार एक मेल आया था। एक हमारे किशोर सर थे, कोई मतलब चरक नाम से कोई फाउंडेशन था मुंबई में। मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं, लेकिन आज भी मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। तो वो मुझे धनराशि भेजा करते थे, बहुत कम अमाउंट थी, लेकिन उन धनराशि से मैंने छोटा छोटा इस विद्यालय का वो सामान खरीदा जो बहुत ज्यादा जरूरी था। उस समय में एक बहुत नई चीज मुझे आई थी, उसका नाम था VR बॉक्स। तो मैंने पहले खुद उसका इस्तेमाल करा, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं बच्चों को डायनासोर के बारे में पढ़ाता हूँ। अगर वही डायनासोर मैं उन्हें VR बॉक्स से दिखाऊं तो वो उसे एक्चुअल को समझने की कोशिश करेंगे। तो आजकल जो बहुत महंगे महंगे लैब बन रही हैं, बहुत महंगे महंगे आइडियाज आ रहे हैं, मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे, मेरे पास छोटे से संसाधन थे। तो उसमें मैंने कुछ 1-2 VR बॉक्स लिए और उसमें 1 by 1 बच्चों को देता था उसकी शिक्षा। इसके बाद मेरे मन में एक आइडिया ये था कि जो सवेन सर ने कहा था कि आप स्कूल के लिए क्या करें, तो हमने देखा कि उस समय काम बहुत रहता था। काम इतना ज्यादा रहता था कि हमें विद्यालय के वो सारे काम के साथ साथ जो विभाग की और भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हम शिक्षा से नहीं समग्र शिक्षा से जुड़े हैं। तो चाहे हमारे पोलियो का केस हो, चाहे हमें क्या कहते हैं अपने इलेक्शन के काम देखने हो, चाहे हमारा MDM हो, चाहे बच्चों के ड्रेस, जूते, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो हमारे सारे शिक्षक साथी इसमें जुड़े रहते थे, हम भी जुड़े रहते थे। ऐसी कंडीशन में टाइम बहुत कम मिल पाता था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे थोड़ा वक्त बच सके। तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा था मैंने ID मेकर। तो डेटाबेस आता नहीं था उससे पहले, डिजाइनिंग तो कर लेते थे PPT से। तो वहां मैं अपने दोस्त से मिला, वहां से मैंने पूछा, तो मैं पहले कह चुका हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कहां से मैंने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्योंकि मैं तो बायोलॉजी का था और उसमें भी आर्ट साइड के मास कम्युनिकेशन में चला गया। तो टेक्नोलॉजी से कैसे मेरा समझौता हुआ। तो उस समय न्यूज़पेपर में खास खबर आई थी, आप रेड रिंग में देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है CBSE को दी मात। जी हाँ, इस सॉफ्टवेयर में खास बात ये थी कि ये सॉफ्टवेयर बच्चे के ID कार्ड, रिपोर्टिंग कार्ड, क्वेश्चन पेपर, उसका प्रोफाइल, हर चीज बनाता था और वो विद फोटो होता था 1 क्लिक पे। ये बिल्कुल मेल मर्ज की तरह था, पर ये JPG फाइल बना दिया करता था और एक ही सेकंड में सारी चीजें एक साथ हम जनरेट कर सकते थे। ये देखिए, ये उस समय हमने जो बच्चों की हमने लगाया था, जैसे बच्चों की हमें TC बनानी होती है, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में हम मैनुअल TC देते हैं। तो शिक्षक पे कितना काम बढ़ता है, वो हर बच्चे की 2 डिटेल बनाता है और उस डिटेल को भी इतना बारीकी से देखना पड़ता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका SR नंबर, सब चीजें इतनी हम बारीकी से देखते हैं। तो लिखने में, हर चीज में इतना ज्यादा समय लग जाता है कि बहुत सारा शिक्षक का समय चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसी प्रोसेस से बस एक क्लिक किया और सबकी TC 1 सेकंड में तैयार। बच्चे का जैसे प्रोफाइल है, उसकी पूरी डिटेल्स है या उसकी पूरी लाइफ के बारे में लिखना है, तो वो भी हमारे सारे एक क्लिक करा और डेटा तैयार। उसी कंडीशन में जो हरिकृष्ण आर्य जी थे, उन्होंने मुझे सपोर्टिंग किया और उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसा है, जिस तरीके का काम करते हो तो राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन होता है, उसका नाम है नेशनल ICT अवार्ड। मैं बोला मैं तो सिर्फ एक ही अवार्ड के बारे में जानता हूँ, नेशनल टीचर अवार्ड, और वो मुझे पता नहीं है कि वो मतलब कैसे होता है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। थोड़ी सी देर के लिए हो सकता है कि मैं इस स्लाइड को स्टिल रखूं। इस कहानी में हुआ क्या था कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैंने एक फाइल तैयार करी, उस फाइल में पेज लगाए कलरफुल लगा के, और उसके बाद मैं लखनऊ गया। वहां लखनऊ में जब मैं SCERT गया तो वहां पर मैं किसी से मिल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था। तो मेरे जो दोस्त थे वैभव श्रीवास्तव जी, वो बोले कि माध्यमिक में मेरी थोड़ी जान पहचान है, आप एक काम कीजिए वहां फाइल कीजिए। तो माध्यमिक से मेरी फाइल चली गई वहां के सचिवालय, और वो फाइल कभी भी हमारी आपके CIT नहीं पहुंच पाई। मैं फॉर्म नहीं पहुंच पाया, ऑनलाइन फॉर्म हुआ नहीं करता था, तो मैं बहुत परेशान था। मैं अपने फॉर्म की जानकारी के लिए मेरे इंटरव्यू से जस्ट 1 हफ्ते पहले बेहरा सर से मिला।
इतने कोऑपरेटिव पर्सन है कि इनका नाम अगर कहूँ अमेंद्र, तो एक मूवी आई है आपकी बाहुबली, तो उसमें जो नाम के आगे अमेंद्र शब्द लगाया वो सही लगाया है, क्योंकि वास्तव में इन्होंने इतना कोऑपरेट किया। और ये इतने बड़े इस तरह के इनकी भाषा शैली, इनका व्यवहार, मतलब मैंने अपने जीवन में इतने बड़े ऑफिसर का भी इतने स्नेह नहीं देखा था। मैंने जितने छोटे लेवल पे काम किया है, उतनी सख्तियों के साथ काम किया है, तो मैं किसी बड़े ऑफिसर से लाइफ में मिला नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उन्होंने कहा कि देखो तरीका ये है कि मैंने साफ इसमें दिया है कि ये फॉर्म हमारे पास आना है, अब एक काम करो वो वाला फॉर्म जो है यहाँ पर लेके आ जाओ। तो मैं उस फॉर्म के लिए आपका क्या कहते हैं वहां पर गया, क्या कहते हैं लखनऊ, और लखनऊ से जब मैंने लेटर ईमेल किया तो पता चला कि वहां के सचिवालय ने हमारे दिल्ली के सचिवालय को भेज दिया है। सर ने मुझे समझाया, कहा मैं यहाँ था और वहां से आने तो 1 महीना लग जाएगा, आपके पास 2 दिन है। दिलचस्प कहानी ये थी कि मैं दिल्ली से लखनऊ जनरल के डिब्बे में पहली बार खड़े होके गया। ये मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई आईसीटी के, और पूरी रात मुझे कड़कती ठंड की प्लेटफॉर्म पे गुजारनी पड़ी, और वहां से फिर उसे एडिट करके आया और मुझे एक मौका मिला, और उस मौके के बाद दुर्भाग्यवश में जो है नहीं जीत पाया, क्योंकि मैं वो प्रेजेंट नहीं कर पाया जो हमारे सीआई को देखना था, और मुझे पता ही नहीं था कि उनको क्या चाहिए। उससे मेरा मनोबल बहुत ज्यादा टूट गया। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से मेरे एक दोस्त श्री सतीश सिंह जी से हुई। उन्हें मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि मैं आपका काम देखा है फेसबुक वगैरह पे, धीरे धीरे दोस्ती बनी। वहां पर हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर जो श्री अजय सर हैं, अजय सिंह जी उनका पूरा नाम है, वो मेरे गुरु हैं और बहुत अच्छे मार्गदर्शक हमारे लिए बने। उन्होंने हमें मौका दिया, सब कुछ दिया, और वहां से फिर से हमारी जो है एक नई शुरुआत हुई, लेकिन इस बार शुरुआत डिपार्टमेंट के लिए थी और बेहतर काम के लिए थी। वहीं पर हमने कुछ ओपन रिसोर्सेज की भी कुछ ट्रेनिंग लेना शुरू किया। एस इंडिया आई थी तो उनके मॉड्यूल में भी काम करने का मौका मिला, जो उनका हिंदी वर्जन था उसके लिए काम करने का मौका मिला। वहीं से जो हमारे अजय सर थे उन्होंने हमें ई बुक में काम करना बताया। पहले एंड्रॉइड के लिए ट्रेनिंग दी थी, एंड्रॉइड में हम नहीं कर पाए, थोड़ा सा किसी रीजन से रह गया। फिर हमने ई बुक में काम किया, तो ई बुक की 36 बुक हमारी पूरी टीम ने बनाई, मैं उस टीम का एक हिस्सा था। तो हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा काम उसमें किया। तो आज भी जब हम उस ई बुक को करेंगे तो क्रमांक संख्या 10 पे मेरा आज भी नाम लिखा हुआ है। और ये वो पॉइंट था जहां मुझे उत्तर प्रदेश की बेस्ट टीम मिली, जिसका नाम टैग टीम है, और उत्तर प्रदेश में आज भी हम लोग टैग टीम के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी टीम ने निरंतर काम किया है, और यहाँ से मुझे जो थोड़ा सा ई बुक, ई पब, इन सब चीजों के बारे में भी जानकारियां मिली। इसके बाद एक हमारी सीएम सर की प्रदर्शनी हुई थी, वहां प्रदर्शनी में भी काफी सब कुछ अच्छा रहा, और ये मेरे स्टेट के वर्क के लिए एक और स्टेप था। इसके बाद मैंने बनाई पतित पावनी गंगा। जीवन दायिनी गंगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मेरी आवाज है, उस आवाज को आप देखिए। यहां से मुझे वॉइस ओवर का पता चला। वहां एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बताया कि फिरोज तुम वॉइस ओवर कर सकते हो, तो तुम अपने एक प्रोजेक्ट बनाओ, उनमें पीछे से वॉइस दो। ये वो वाला पॉइंट था जहां मुझे वॉइस ओवर करा। मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी ओडीएफ के ऊपर, और कम से कम 350 गांव इससे लाभान्वित हुए थे, और ये 2 साल तक लगातार चली। ये लगभग 20 मिनट की फिल्म थी। फिर मैंने एक आईसीटी स्टेट अवार्ड का फॉर्म भरा, वहां से मैं विजयी हुआ। बच्चों को रीड अलोंग ऐप वगैरह इन चीजों से भी हमने बच्चों को पढ़ाया। जब कोविड टाइम आया तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल डॉक, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करना, एक और चीज प्रोसेस शुरू करा। तो बात ये नहीं थी कि अब ऑनलाइन का जमाना आ चुका था, अब ऑफलाइन का दौर जो था, जो डेस्कटॉप रखे होते थे ऑफलाइन होते थे, अब ऑनलाइन का जमाना आ चुका था। हमने 30,000 लोगों को, जो मतलब हमारे जो 10,000 लोग थे, जो 10,000 अध्यापक थे, उसमें 30 दिवसीय हमारे कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप हुआ था। उसमें पूरी टीम ने पूरे प्रदेश के जो 10,000 टीचर्स थे उनको हमने टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे
चाहे रिकॉर्डिंग हो, एडिटिंग हो, जितने भी आईसीटी पॉइंट थे वो सारों का हमने सभी का प्रशिक्षण जो दिया था वहां पर। और क्या कहते हैं, ये बहुत ही कामयाब हमारा कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप रहा। दीक्षा में भी मुझे काम करने का मौका मिला। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ। तो यहाँ पर आपने हल्की सी मेरी वॉइस देखी होगी, तो मेरे मल्टीमीडिया पर, पावर पॉइंट पर बनाई थी हमने वीडियो। ये डीएलएड स्टूडेंट के लिए हमने बनाई थी, ये बताने के लिए कि तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे पॉइंट मिले थे। मेरे हिस्से में मल्टीमीडिया और पावर पॉइंट आया। मैंने कोविड में भी काम किया, तो उसमें आईसीटी का यही यूज था कि जो ऑफर करते थे उनको शूट करके लोगों को इंस्पायर करते थे, लोगों को जो सैनिटाइजर बनाने के प्रोसेस सिखाए। और जितना भी कोविड में सारा कंट्रोल रूम होता है, कभी घर नहीं बैठे कोविड टाइम में, जब लोग अपने लॉकडाउन में घरों के अंदर थे, मैं कभी घर में नहीं रुका और मैं भी चपेट में आ गया और मैंने से बहुत ज्यादा मतलब करीब से मौत को देखा और पता चला कि कोविड एक्चुअल में होता क्या है। बाकी के हेल्थ एंड हाइजीन में अनलिमिटेड हमने काम किए हैं, योगा के सिलसिले में हमने काम किए हैं, बहुत सारे वर्क जो है जो आईसीटी रिलेटेड जितने और भी रास्ते थे कि आईसीटी से क्या क्या करते हैं वो हर एक चीज डॉक्यूमेंटेशन हम जो बनाते चले गए। इसके बाद मुझे जो मेरे सीएम सर हैं उनके करकमलों द्वारा जो है राज्य पुरस्कार मिला, ये 2018 में मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसके बाद मैं इतना प्रिपेयर हो चुका था, अब मुझे लगता था कि हाँ मैं आईसीटी नेशनल अवार्ड, जो मेरी लाइफ का सपना था सबसे बड़ा, बिकॉज मैं मास कम्युनिकेशन की दुनिया से आया था। मेरा जो लाइफ में मेरा लक्ष्य ही उस क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, मेरा सपना उसी का था। तो मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो था नेशनल आईसीटी अवार्ड। और उसके बाद जब मैंने नेशनल आईसीटी अवार्ड को भरा, मैं बहुत डर रहा था क्योंकि 12 लोग थे। मुझे डर था कि मैं मात ना खाता हूं क्योंकि सारे ही काबिल थे, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि मैं उसमें 2018 में विजयी हुआ। और उसमें प्लस हमारा पॉइंट ये रहा कि उससे पहले जो अवार्ड थे, चाहे वो नेशनल टीचर्स अवार्ड का था या कोई भी अवार्ड था, वो ऑनलाइन भेजा जा रहा था। तो मैं फिर से सीआईटी का शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया उस मंच से उस मेडल को लेने का, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था। मेरे स्कूल में ये जो बहुत 2020 तक का अगर डेटा देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे स्कूल में सिर्फ 150 बच्चे मिले थे मुझे, जिसमें 30% ही बच्चे आते थे। और लास्ट टाइम 436 बच्चे थे। आज की डेट में भी लगभग 650 बच्चे मेरे स्कूल में मौजूद हैं। 150 से 650 तक की कहानी में मैं अपने जितना भी मेरा स्टाफ है उनकी मेहनत मेरे साथ है। और क्या कहते हैं जितना भी मेरा स्टाफ के साथ साथ जितने भी मेरी प्रिंसिपल मैम और भी लोग, कोई स्कूल अकेला कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का उसमें सहयोग ना हो। उस सहयोग से आज हमारा विद्यालय है वो बहुत अच्छी तरीके से चर्चित विद्यालय है जनपद का। और उसमें जो 47% बच्चे रहते थे, मैंने ये 2011 से उठाया क्योंकि 2008 में तो 30% ही थे। आज की डेट में 82 से 86% तक अगर हम टोटल ऑल ओवर निकालें तो इतनी परसेंटेज लगभग बैठ जाती है। और आज हमारे स्कूल में क्या है खास, वो देखिए। ये वही जो विद्यालय जहाँ पर बच्चे जमीन पे बैठा करते हैं, ये वही क्लास है। ये रिकॉर्ड बनाया था बच्चों ने विश्व स्तर तो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे, बड़े बड़े कमरों में बना, वो डायरेक्ट चला रहे थे हमारे स्कूल के बच्चे। मेरे स्कूल में अभी खगोलीय लैब आईसीटी की है, सब कुछ है, कैमरे लगे हुए, कैमरे का ही विजुअल। आज की डेट में कंप्यूटर खिलौना है हमारे स्कूल के बच्चे। और पहली बार बच्चों ने डायरेक्ट अंतरिक्ष से कुछ फोटोज लिए।
ये फोटो गूगल के डाउनलोड नहीं थे। और ये इतना जबरदस्त प्रोग्राम था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सर्वर ही हैक हो गया है। देखिए ये थी वो पिक्चर जो बच्चों ने डायरेक्ट डाउनलोड किया। ये गूगल की डाउनलोड नहीं है। आज जैसे हबल लेता है अंतरिक्ष से, ये हमारे बच्चों ने पिक्चर की। जो पिक्चर के कुछ नमूने हैं जो हमारे बच्चों ने कैप्चर किए, सभी गाँव के बच्चों ने और उन्हीं बेटियों ने जिन्हें कल तक स्कूल ले गए। आजकल मैं ई विद्या के लिए काम कर रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रदेश में ई विद्या प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूं और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसे मैंने बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है और जल्दी हम अपने दिसंबर के आसपास तक अपने जो पूरा उत्तर प्रदेश है वहां घर घर जो हम ई कंटेंट को किस तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ई विद्या जो मेरा एक नया वो है, तो मेरे जो स्कूल का चला है वो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, वो रेगुलर आज भी जारी है। लेकिन अब जो मेरा जो नया स्टेप है, जो आज की डेट में मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं पीएम ई विद्या के लिए काम कर रहा हूँ। और मेरे कुछ और भी मेरे मन में कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि जो मेरे फ्यूचर प्लान है वो ये है कि मैं जीडी में पाठ्यक्रम बनाना चाहता हूँ। जो वीआर बॉक्स में जो वर्चुअल है वो मेरे हाथ के बनाए हुए देखें बच्चे, मेरे पे आता नहीं है अभी कुछ, लेकिन अगर मैंने इतना सीखा है तो मैं इसको भी एक दिन करके दिखाऊंगा। और मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं होलोग्राम के। मैं ये बहुत सस्ते हैं, कुछ इतना महंगा कॉस्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग का उसमें आता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर मैं दुनिया को लेके आ जाऊँ और ब्रह्मांड को लेके आ जाऊँ। तो मेरे होलोग्राम का है और खेल खेल में काफी असेसमेंट बनाना है। ई बुक पे अभी और भी काम करना है, उसे और भी आकर्षक बनाया जाता है। दीक्षा के लिए काम करना है, विद्यालय के लिए मुझे एक वेबसाइट बनानी है और मैं चाहूंगा कि मैं पूरी ऑल लाइफ एनसीईआरटी व एससीईआरटी की इसी तरीके से जो सेवा करता रहूं। तो ये जो मेरी कहानी थी, ये कहानी थी मेरी एक ब्रह्मांड के छोटे से प्रोजेक्ट से लेकर ब्रह्मांड की खगोलीय लैब तक। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी मेरे लिए कुछ जानकारी लेना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बधाई के पात्र हैं। अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर द एंडेवर्स एंड द एफर्ट्स दैट यू हैव बीन डूइंग इन दिस फील्ड। और तकनीक के माध्यम से जिस तरह से आपने शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की है, अपने आप में ही वो काबिले तारीफ़ है। और आपकी कहानी सच में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और ज्ञानवर्धक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए। सर, इस सत्र में हमारे पास लगभग 5 मिनट का समय अब भी शेष है और जैसा कि आपने कहा कि कुछ सवाल तो हमारे पास हैं ही, तो यदि आप इजाज़त दें तो हम रुक करते हैं अपने सवालों की ओर। बिल्कुल मैम। तो सर, जब भी हम कुछ ट्रांसफॉर्मेटरी करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी दैट एम्पावर्स, टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म्स, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चुनौतियों का भी हम सामना करते हैं। उनका जिक्र भी किया आपने अपनी चर्चा के दौरान। तो कोई ऐसा किस्सा, बिल्कुल शुरुआत में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो, कोई किस्सा आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो कि ये चुनौती आपके सामने आई और किस तरह से इसे पार करके somehow you have managed to reach your destination? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये चुनौती आई कि मेरा डिपार्टमेंट, औरों को नहीं, मेरा डिपार्टमेंट, मेरे टीचर साथी, जब मैंने आईसीटी की शुरुआत की तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आईसीटी क्या है। तो बहुत लोगों को आज भी भ्रम है, वो कहते हैं कि बहुत पहले से हम तो आईसीटी कर रहे हैं। दरअसल कंप्यूटर आ चुके थे, लेकिन कोई भी ई कंटेंट ऐसा नहीं था जो सेल्फ डेवलप किया जा सके। सीडी वगैरह के जो माध्यम आते थे वो मेरे सिलेबस से टच नहीं थे, मेरा सिलेबस का उसमें कुछ नहीं था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें बनाकर उन्हें क्लास में लेके आया, तो वहां पर मेरा मजाक बहुत बनाया जाता था। मैंने काफी लोगों से, पत्रकारों से, विभाग से काफी चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किए और उन्हें लग रहा था कि शायद मैं किसी गलत वे पे जा रहा हूँ, पर मेरा दिल जानता था कि मैं 10 साल आगे सोच रहा हूँ।
तो सर, जैसा कि आपने अपनी चर्चा के दौरान भी हमें अवगत कराया कि आप शुरुआत में इतने टेक सेवी नहीं थे, यानी टेक्नोलॉजी का आपको शौक तो था पर आपको शायद समझ नहीं आता था कि कहाँ से हम इसे शुरू कर सकते हैं। समहाउ यू हैव मैनेज्ड टू वर्क थिंग्स इन योर फेवर, और बिल्कुल आपके एफर्ट्स तो रहे ही हैं जिसकी वजह से आपको नेशनल आईसीटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो सर, मुझे लगता है कि अभी बहुत से टीचर ऐसे होंगे कोविड-19 के बाद, हालांकि टीचर्स को अब आईसीटी अपने क्लासरूम में इंटीग्रेट करना आ चुका है, एक वीडियो बनाना वो सीख लेते हैं, पर फिर भी कई टीचर्स ऐसे होंगे जो शायद तकनीक से इतने बेहतर ढंग से वाकिफ़ नहीं होंगे। तो उनके जहन में भी ये सवाल रहता होगा कि अगर हमें शुरुआत करनी है तो कहाँ से करें? तो उसके लिए कोई हिदायत आपकी तरफ से? बिल्कुल, जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं जो ये सोचते हैं कि आईसीटी का काम तो कंप्यूटर एक्सपर्ट करते हैं, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं जीता जागता उदाहरण हूँ आपके सामने। मैं सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, पत्रकारिता में हिंदी विषय मेरे पास था, मैंने प्रिंट मीडिया पे ज्यादा फोकस किया था, और हमें वीडियो में सिर्फ कैमरा चलाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। लेकिन कहते हैं ना कि इरादा हो बुलंद तो मोर्चा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। तो ऐसी कोशिश मैंने की, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमें जरूरत है पड़ती जाती है, हम धीरे धीरे उन टेक्नोलॉजी को सीखते जाते हैं। तो आप अपना आत्मविश्वास मत खोइए, वक्त के साथ चलते रहिए, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वो अत्याधुनिक शिक्षा का होगा। और सर, ऐसे ही शुरुआत में जब आपने तकनीक को शिक्षा में शामिल करने की कोशिश की, तो आप जितने भी आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, उनके पेरेंट्स का? शुरुआत में बच्चे केवल ये सोचते थे कि स्कूल में एक टीवी है, क्योंकि गांव में टीवी बहुत कम है, तो वहां पर बच्चों को लगा कि एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन है, ठीक है ना। ग्रामीण लोग तो समझ ही नहीं पाए थे कि ये सब कुछ स्कूल में हो क्या रहा है। संसाधन तो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी स्कूल में, तो उनके अभिभावकों का आत्मविश्वास जागने लगा। वो मेरे पास आते, मुझसे मुलाकात करते, और वो मुझसे पूछते थे कि आप क्या करते। तो उन्हें उम्मीद थी कि अगर इन अध्यापक के टच में मेरे बच्चे रहे तो ये जरूर कामयाब होंगे। जो पहले बच्चे आलू के खेत में या बाल श्रम में शामिल रहते थे, वो धीरे धीरे मेरे स्कूल से जुड़ने लगे, और उनके अभिभावक भी। बिल्कुल सर। तो सर, समय यहाँ पर बहुत कम है हमारे पास, पर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और उसी सवाल के जवाब से हम विराम देंगे अपने आज के इस सत्र को। सर, आज हम ऐसा क्यों कहते हैं कि चाहे कोई कंप्यूटर टीचर हो या ना हो, चाहे वो गणित के टीचर हों, जैसा कि आपने बताया कि आप साइंस बैकग्राउंड से थे, चाहे अंग्रेज़ी के टीचर हों या फिर हिंदी के शिक्षक शिक्षिकाएं हों, तो आईसीटी को अपने क्लासरूम में शामिल करना जितना ज़रूरी क्यों है? बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प सवाल। सच कहूं तो दिल की बात आपने कह दी। देखिए, हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना होगा कि सिलेबस अब कितना ज्यादा है और वक्त कितना कम है। ये याद रखिएगा कि एक फोटो 10,000 शब्दों के बराबर होता है, तो एक वीडियो कई हजार शब्दों के बराबर होता है। बच्चों को हमें आधुनिक तरीके से जो किसी कंसेप्ट को हम समझाते हैं, उसमें हम उसका समय की भी बचत करते हैं, कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है, और ये बहुत ही सरल, सुलभ और मनोरंजनीय माध्यम है। तो हमें इस एजुकेशन को एजुटेनमेंट बनाना है, एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। हमें बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना है, उनके ऊपर दबाव नहीं देना है, मानसिक दबाव नहीं देना है, उन्हें शिक्षा से रेगुलर जोड़े रखना है। क्योंकि अगर बच्चों को आप शिक्षा से नहीं जोड़ोगे तो बच्चों का दिमाग दुनिया भर के टीवी एपिसोड, यूट्यूब, दुनिया भर के अननेसेसरी चीज में जाएगा। तो ये जो हमारा आईसीटी है, वो बहुत ही सरल तरीका है बच्चों तक कम समय में शिक्षा पहुंचाने का। और सबसे बड़ी बात, एक स्कूल में टीएलएम बनाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और उस टीएलएम को आप किसी और को नहीं दे सकते, और ना ही उस टीएलएम की जिंदगी फॉरएवर होती है। बट यहाँ ई कंटेंट की जो लाइफ होती है वो फॉरएवर होती है, अनवेलेबल, अनलिमिटेड लोगों को आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको बनाने में आपका कोई भी खर्चा नहीं आता। तो हमारा फाइनेंशियली भी और टाइम के हिसाब से भी सबसे बेहतर विकल्प आज की डेट में हमारा आईसीटी है। और मैं ये नहीं कहता कि आईसीटी का मीन्स ये है कि हम किताबों को छोड़ देंगे, नहीं, किताबों की प्राथमिकता है। हमें तो सिर्फ पढ़ाने की जो विधियां हैं उनमें प्लस प्लस करना है कि अगर हम इस विधि का और इस्तेमाल करेंगे तो शिक्षा और भी प्रबल हो जाएगी।
तो सर, आईसीटी का आपका जो सफ़र आपने आज हमारे साथ साझा किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती से आपने मार्गदर्शन किया हमारे सभी व्यूअर्स का, आपका धन्यवाद करते हैं हम। तो जितने भी दर्शक हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबको भी धन्यवाद। Now it's time for us to wrap up this particular conversation, but stay connected to NCERT Official as upcoming we have our session of Sahyog. So stay tuned to NCERT and keep watching PM eVidya channels. Namaskar.